यस, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए देख लेते हैं पहला सवाल कौन सा है। यह है आपका पहला सवाल। पहला सवाल कहता है फ्रॉम द फॉर्म, फॉर्म फॉर्म है, फ्रॉम नहीं है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। मतलब नीचे कुछ प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, इन दोनों प्रॉब्लम में क्या करना है, फॉर्म करना है। फॉर्म फॉर्म मतलब बनाना है, रूप पकड़ाना है उसका। किस चीज का रूप पकड़ाना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दुद्दू को इक्वेशंस बना के दिखाना है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और सोल्व भी करना है। कैसे? ग्राफ का इस्तेमाल करके सोल्व करना है। चलिए देखते हैं भाई सवाल कैसा है। पहला सवाल है, इसमें दो सवाल दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, 10वीं क्लास के 10 बच्चे टूक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लिया। भाई क्लास व्लास में तो होते ही रहता है ये सब चीज। तो बच्चा 10 को बच्चा है, कितने बच्चे? 10 बच्चे टोटल, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ क्विज में। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अच्छा, इसमें लड़का लड़की है, लड़का लड़की है तो पता नहीं है कि क्या वो लड़का है और क्या वो लड़की है, नहीं पता हमको, लेकिन इतना पता है कि टोटल बच्चा जो है वो 10 को है। तो क्या होगा, क्या कर सकते हैं हम लोग? लेट करना होगा। जब पता ही नहीं है कि कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं, तो फिर तो लेट ही करना पड़ेगा, और लेट करने में लेट नहीं करना है। तो चलिए लेट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट द नंबर ऑफ बॉयज is equal to x, or the number of गर्ल्स ये y है। मान लिया, ऐसा कुछ बोला तो नहीं है कि किसको क्या मानना है। कभी कभी बोलता है, चलो इसमें नहीं बोला तो अपने हिसाब से आप जिसको भी चाहे एक्स वाई मान सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स who took part in the quiz। ओके ठीक है, सही है, तो ये मान लिया हमने। एक चीज मुझे पता है, since the total number of students is 10, this implies that, इसका यह मतलब हुआ कि दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए। तो पहला इक्वेशन मुझे यहां मिल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऐसे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन total number of student, total number of student is equal to 10। चलो इधर लिख दो, is equal to 10। दो टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 10। इसका मतलब देयरफॉर तुम हमारी मान्यता के हिसाब से x और y है, और उसके हिसाब से टोटल 10 है। इसका मतलब है कि x प्लस वाई जोड़ के जरूर 10 आता होगा। ये आपका आ गया पहला इक्वेशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ऐसा ही बनता है इक्वेशन, फिर उसको सोल्व करना पड़ेगा ग्राफ से। दो मेथड है, अलजेब्रिक मेथड भी है, वो आपको इसके बाद पढ़ाया जाएगा, अलजेब्रिक मेथड। यहाँ पे अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। अभी तो एक ही हुआ, एक और मिलेगा, टोटल 2 मिलेंगे। एक और है, क्या है भाई? और क्या है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ओ, यहां पे क्लू दे रहा है, क्लू कह रहा है कि देखो भैया, देखो बंधु, देखो मित्रों, क्या द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर, लड़की की संख्या 4 को ज्यादा है, देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज से लड़के जितने भी हैं, जितने भी लड़के हैं, कितने हैं? एक्स। लड़कियां हमारे हिसाब से इधर y माना है, लेकिन वो कह रहा है कि
लड़कियां जो है वो 4 ज्यादा है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। इसका मतलब है कि अगर मैं x मान के बैठा हूं बॉयज की संख्या, तो लड़की की संख्या क्या होनी चाहिए एक्चुअल में? 4 ज्यादा, मतलब x+4। मतलब एक्चुअल में आप y मान लिया, ठीक है, मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन y इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? क्वेश्चन कह रहा है, वो जो कह रहा है वो तो करना पड़ेगा आपको। गर्ल्स की संख्या हमने y माना, वो कह रहा है लड़कों से कंपेयर करके बता रहे, कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, लड़कों की संख्या 4 ज्यादा है, लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है लड़कों से। तो लड़का की संख्या तो हम x मान के बैठे हैं, तो लड़की की संख्या कितना होना चाहिए? x+4। लेकिन एक तरफ से x+4, एक तरफ से y, दो बातें हो जाती है, लेकिन एक ही चीज की बात हो रही है, तो इसलिए इक्वल टू करना पड़ेगा। वहां पे हमको इक्वल टू करना पड़ेगा। तो यहां पे अल्सो एक और चीज इक्वेशन आएगा, एक और, y इज इक्वल टू x+4, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज से ज्यादा है। तो यहां से आपको एक इक्वेशन और मिल जाएगा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा x, ये इधर आएगा तो -y +4, तो इधर ऑलरेडी है बराबर 0। इसको भी तुम चाहो तो इधर लिख सकते हो, -10 करके लिख सकते हो, जैसे कि मान लीजिए यहां पे आपको ऐसे चाहो तो लिख सकते हो। कितना था? +10 था ना, तो यहाँ -10 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये आपको आ गया दो इक्वेशन। ये दो इक्वेशन मिल गए, एक मिला x+y - 10 इज इक्वल टू 0, दूसरा मिला x - y+4 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस मिले। अब करना है सोल्व। कैसे होगा? ग्राफ से सोल्व करना पड़ेगा इसको। तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलो इसको इक्वेशन रख लेते हैं, बाकी को इरेज कर देते हैं। इक्वेशन रख लिया हमने, बाकी को इरेज कर दिया है। यस, तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं। मैं इसको रीराइट इधर कर लेता हूं। पहला सवाल में दो इक्वेशन फॉर्म हुआ था। एक था x+y - 10 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन बना था इसमें, वो था x - y+4 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है अपन को। तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग। सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफिकल मेथड है तो ग्राफ तो बनेगा ही बनेगा, बिना ग्राफ के कैसे सोल्व होगा। एक और तरीका है, वो बड़ा आसान होता है, ग्राफ वाला थोड़ा सा ग्राफ बनाना मुश्किल हो सकता है, और ये एक और मेथड है, इसके बाद पढ़ाएंगे, वो बड़ा आसान है। उसका आंसर वो देख के आंसर पता चल रहा है। देख के x का वैल्यू मुझे आ रहा है 2x - 6, तो x3 आ रहा है। इसको सोल्व करने पर मुझे, मैंने अगले वाले मेथड से सोल्व किया तो आ रहा है x3, और x3 आएगा तो y आ जाएगा 7। मतलब ये जो दोनों लाइंस में बनाऊंगा, ये कैसे है ये आपको आगे बताएंगे, अभी मैं वहां से करके दिखाने वाला हूं, लेकिन ये ऐसा ही आने वाला है। तो जब मैं सोल्व करूंगा इन दोनों का ग्राफ बना के, वो जो कटिंग पॉइंट आएगा, उस कटिंग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मैं निकाल लिया हूं। 3 and 7 होने वाला है, 3 and 7 होने वाला है उस कटिंग पॉइंट का, जहां पे वो दोनों ग्राफ कट करेगा। ये वैसा ही है, आप चेक कर सकते हैं। देखो यहां पे A1/A2 करो, A1/A2, A1 कितना है यहाँ 1, A2 कितना है यहाँ 1, तो ये आ गया 1। अब B1/B2 करो, B1/B2, B1 ये है 1, अब B2 है -1, तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे A1/A2 बराबर नहीं आ रहा है B1/B2 को, के A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इसका मतलब है ये दोनों का ग्राफ कुछ इंटरसेक्टिंग होगा, ऐसे कुछ इस तरीके से होगा।
इंटरसेक्ट करेगा दोनों ग्राफ। बना के देखते हैं। चलो इसको ड्रॉ करने के लिए कुछ पॉइंट्स निकालना होगा। x0 रखो तो y कितना आ गया 10, x0 तो y 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो x0 तो y 10, x0 y 10 आ गया। डायरेक्ट दिखा देते हैं इसमें, x0 रखे हैं y निकाले हैं तो 10 आ गया, तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 10, तो 0 10 बन गया। पॉइंट वैसी होगा y एक्सिस पे होगा, क्योंकि x एक्सिस पे रहता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 रहता है, और y एक्सिस पे होगा तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो x 0 डाले थे तो y एक्सिस पे होगा। y 0 डालो तो x 10 आ गया, मतलब x एक्सिस पे हो जाएगा 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दूसरा पॉइंट मुझे यहां मिला 10 and 0, तो ये 2 पॉइंट मिल गया हमको। अच्छा, अब दूसरे का ग्राफ बनाओ। ये तो पहला का ग्राफ हुआ, पहला का ग्राफ नहीं बना, अभी इनको मिलाना पड़ेगा। चलो मिला देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, चलो रेड कर देते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मान लो यहां पे बीच में छूटा भी है, तो इस तरीके से ये एक लाइन हो गया। दूसरा लाइन ये ड्रॉ करेंगे हम लोग, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें डालो जरा, x0 डालो तो y आ गया, x0 डालोगे, x0 मतलब y एक्सिस पे होने वाला है, x0 डालोगे तो y आ जाएगा -4 आ जाएगा, नहीं y 4 आएगा, x0 तो y 4, 1 2 3 4, यहां आ रहा है वो पॉइंट, 1 2 3 4 यहां आ रहा है वो पॉइंट, x0 y4। अच्छा, अब y0 डालो, y0 डालोगे तो x -4 आएगा, y0 डालो तो x -4, 1 2 3 4, यहां -4, 0। अब इस दोनों को मिलाओ, इस दोनों को मिलाओ, यहां है एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, इस दोनों को मिलाओ ऐसे, इस तरीके से, तो ये 2 लाइन आया। इन दोनों की कटिंग देखो जरा, इन दोनों की कटिंग यहां पे है, ये जो कटिंग आ रहा है दोनों का, उसका कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट, कुछ ना कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा। मैंने गेस किया था कि ये होना चाहिए, गेस नहीं किया था वो, मैंने सॉल्व किया था वो अगले वाले मेथड से। तो ये आ रहा है 3 and 7, देखो तो है क्या 3 and 7, 1 2 3, 3 के सामने है क्या, नहीं 4 के सामने लग रहा है। ये ग्राफ थोड़ा सा ना, जो मैंने हाथ से ड्राइंग किया ना, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है, वही होना चाहिए था। अगर आप सही से ही ड्राइंग बना, जैसे कि मैं ये कहीं ज्यादा कहीं कम हो गया होगा, इसलिए वो थोड़ा सा आगे भाग गया है। ये वाई देखो तो मैच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये तो 7 के सामने है। ये जो है इसका वाई कोऑर्डिनेट 7 लग रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट में थोड़ा गैप आ गया है, मतलब वो देख रहे हो यहाँ थोड़ा ज्यादा लग रहा है, यहाँ भी ज्यादा लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट हो गया। उसका जो कोऑर्डिनेट आ रहा है मैं लिख देता हूं, वही होना चाहिए। इसका कोऑर्डिनेट आ रहा है P, 3 and 7। ग्राफ अगर सही से बनाते तो कुछ कटिंग वहीं पे होता, 3 and 7 पे। अब वो पॉइंट सेटिस्फाई भी कर रहा है, 3 + 3 डालो ना, यहाँ पे x के जगह पे 3 डालो, y के जगह पे 7 डालो, तो 3 + 7 10, 10 - 10 0, मतलब सही बात है, वो पॉइंट मैंने निकाला वो सही है। इसमें भी डालो, इसमें भी डालो, दोनों में सेटिस्फाई करना चाहिए तभी तो सही होगा ना। इसमें डालो 7 माइनस y के जगह पे डालोगे 7 और x के पे 3, 3 - 7 तो -4, या तुम 3 - 7 + 4 है तो 4 3 7 - 7 0। हाँ ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि वही है कटिंग पॉइंट दोनों का, क्योंकि कटिंग पॉइंट जो होता है वो दोनों को सेटिस्फाई करता है।
तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसका दूसरा प्रॉब्लम भी है, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इट्स सेकेंड प्रॉब्लम। Okay, so the second problem is 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। 5 गो पेंसिल है, 5 गो पेंसिल है और 7 गो पेन है, दोनों का टोटल कॉस्टिंग, कुछ न कुछ खरीदारी पड़ा होगा, दोनों को 50 रुपया में खरीदा गया, मतलब 50 रुपया में 5 गो पेंसिल खरीदे हैं और 7 गो पेन खरीदे। Whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46। कह रहा है कि अगर 7 को पेंसिल लिए होते, अभी क्या को पेंसिल लिए थे, 5 को पेंसिल लिए थे, 7 को पेन लिए थे, तो 50 रुपया पड़ा था। अब कह रहा है कि 7 को पेंसिल लेंगे, 5 नहीं 7 पेंसिल अगर लेते हैं, 5 को पेन लेते हैं, मतलब उल्टा काम करते हैं, उल्टा, तो 46 रुपया पड़ेगा। तो कह रहे फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। कह रहा है कि बता दो, हिम्मत है तो हर सवाल के पीछे मेरे ख्याल से लगा देना चाहिए, हिम्मत है तो बताओ सोल्व करके, या ये कहो ना कि ये पहेली है। ये सब क्या है, सवाल जो है ना मैथमेटिक्स में जो सवाल है पहेली है। अरे नॉर्मल पहेली तो कोई भी बूझ जाता है, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, इसे तो नॉर्मल पहेली है। असली पहेली तो मैथ में होता है, जो बूझना बड़ा मुश्किल है। बुझ जाता है कई बार लोग, लेकिन बुझ नहीं पाता। चलो देखते हैं इसको कैसे। तो कुछ ना कुछ कॉस्टिंग होगा ही, मानना पड़ेगा। अभी तो पता है नहीं, हम नहीं पता होते तो मान लेते हैं बाद में, लेकिन पता चल जाता है। लेकिन जो मानेगा ही नहीं उसको पता भी नहीं चलेगा। जो खेल के मैदान में उतरेगा ही नहीं वो जीत हार नहीं सकता। जो मानेगा वो बाद में वैल्यू पाएगा, जो मानेगा ही नहीं, कहेगा हम क्यों माने, नहीं मानेंगे तो मत मानो, बैठल रहो। तो लेट कर लो, यहां पे लेट करने में लेट नहीं करना, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू X रुपया। ये रुपया है, अब चाहे तो यहां पे, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू Y रुपया। Whereas, अच्छा 50 रुपया ना, तो अगर आपने ये मान रखा है कि एक पेंसिल X रुपया गया है और एक पेन Y रुपया गया है, तो अब जरा दिमाग लगाओ, 5 पेंसिल खरीदे हो ना तुम, 5 पेंसिल और 7 पेन, तो कितना हो जाएगा कॉस्ट बताओ जरा। 5 पेंसिल, देयरफॉर 5 पेंसिल है तो एक पेंसिल का X रुपया, तो 5 है तो हो जाएगा 5X, प्लस 7 पेन है तो 7Y, और ये कितना रहा है 50 इज इक्वल टू 50। इसको इधर भी ला सकते हो, उधर 0 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगेन क्या है, 7 पेंसिल है तो 7X प्लस 5Y, ये कितना आ रहा है 48। तो ऐसा कुछ आ रहा है, ये 2 इक्वेशन आए हैं। अब इसको सोल्व करना है ग्राफ की मदद से। तो ग्राफ की मदद से सोल्व करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन हम अपने दिमाग से सोल्व कर लेते हैं। जरा जो आगे वाले मेथड है उसे सोल्व करके देखते हैं, माइंड में ही करेंगे कितना आ रहा है। 5 7 35 35 49 और 25, 49 25 24, Y बराबर 350 माइनस
49 माइनस 25, 350 माइनस 8 पंचे 40, 5 8 40, 4 5 का 20, 4 24, 240। तो इसको घटाओगे अगर 340, 110, 110, 24 पन, तो y बराबर आ गया 110/24, तो 20 पंचे 100, कुछ फ्रैक्शन व्रैक्शन में आ रहा है। 110, वो ऐसा कुछ आ रहा है 110/24। इसको काटोगे 2 से 12, 24 पंचे 120 होता है। वो 120 होता तो अच्छा वैल्यू आ जाता, 110 आ गया है। हम्म 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 35 ठीक है। और 5 5 7 35, ये कट जाएगा और ये 25, 49 माइनस 25, 24, ये ठीक है। और 350 माइनस 240, ये भी ठीक है। 240, 340, 110, हाँ ठीक है, ऐसा ही कुछ आएगा। सही है। इसको काट छाट कर लो, 55/12, 55/12। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, तो ऐसा ही कुछ वैल्यू आएगा, वैसा ही कुछ वैल्यू आएगा 55/12। चलो इधर करके देखते हैं, इक्वेशंस ड्रॉ करके देखते हैं। ये सब ग्राफ की चीज है। तो ये इक्वेशन है, x0 डालो, x0 डालो तो आ जाएगा भाई 50/7। कहीं होगा ये, x0 डालोगे तो y हो जाएगा 50/7। y0 डालो तो x हो जाएगा 50/5, मतलब 10। x 10 y0। अब इसको मिला के एक ग्राफ खींचा जा सकता है। दूसरा है, इसमें x0 डालोगे तो आ जाएगा 48/5, थोड़ा सा पहले आएगा, 10 से पीछे आ रहा है, इधर कहीं आएगा, इतना भी पहले नहीं आएगा। y0 तो x 7 7 49, 48/7, y0 तो x 48/70, इस तरीके से आ रहा है। और x0 डाल रहे हैं तो आ गया 48/5, वो 50/7 है, 7 7 49, 7 के करीब है ये। और ये आ रहा है 5 10 के करीब, थोड़ा और ऊपर जाएगा इसमें। तो इस तरीके से ये आएगा x0 एंड y 48/5। ये वैल्यू थोड़ा अटपटा सा है, सवाल में है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप इसको और ग्राफ के कॉपी पे बनाएंगे तो ये जो कटिंग पॉइंट मिला, ये वाला, चलो कलर चेंज कर देते हैं। ये जो कटिंग पॉइंट मिला है उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, जिसका y कोऑर्डिनेट इतना आ रहा है 55/12। y कोऑर्डिनेट जो आ रहा है इसका, वो आ रहा है 55/12, मतलब ये 12 तिहाई 36, 12 चौके 48, 12 पंचे लगभग 5 के करीब। ये देखो, ये जो हाइट है ना 7 7 49, 7 है, तो
इस तरीके से लगभग इसके आसपास 5 आना चाहिए, अगर एग्जैक्ट ग्राफ बनाया जाएगा तो 5 के करीब में आ जाएगा वो। तो इस तरीके से वहां पे लगभग वो सही वैल्यू आ रहा है। अब यही y डाल के इसमें किसी भी एक में डाल के निकाल सकते हो। और y का वैल्यू मैं इसमें या इसमें डाल दूं अगर, तो x का वैल्यू भी आ जाएगा। चलो मैं डाल देता हूं, 55/12 y का वैल्यू डालते हैं, 55/12 तो यहां आ रहा है 5x प्लस 7 इंटू 55/12 बराबर 50। तो 5x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 55 इंटू 7, पचपन इंटू 7, ये 385 आ गया। तो माइनस 385, ये माइनस हो जाएगा ना, 50 माइनस 385, ये दोनों गुना करके डिवाइडेड बाई 12, इधर 5 है। इसको 50 में 12 से गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा 600। इधर हो गया 5x बराबर, इधर 12 पंचे 60, 600 माइनस 385 डिवाइडेड बाई ये 12। तो 600 में से 385 घटाओ, 215, माइनस में नहीं आएगा वो, हम उल्टा घटा इसलिए आ गया। तो 215 आएगा इसे, 215 ऊपर नीचे 12, ये कटेगा शायद 5 का 20, हाँ कट रहा है, ये ऐसे कट जाएगा 5 से। यहाँ पे 5x है ना, 5x इक्वल टू 245 आ रहा है, 215 है, 45 नहीं, 215, 215। तो 5 चौका 20, ये कट जाएगा, 5 चौका 20, y after solving y comes out to x comes out to be, it is 5 चौका 20 1, 5×15 डिवाइडेड बाई, ये तो कट गया, ये 12 ही बचा रहेगा। तो इस तरीके से मुझे दो वैल्यू मिला, एक मिला 55/12 और दूसरा मिला 43/12। ये काफी फ्रैक्शन वाला वैल्यू है, अच्छा वैल्यू नहीं है। ग्राफ में ये वैल्यू थोड़ा दिखाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप रियल ग्राफ बनाते हैं, वहां पे ग्राफ देख के भी ये वैल्यू निकालना थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है, लेकिन अप्रोक्स में जब भी आप ग्राफ से वैल्यू सोल्व करते हैं तो वो अप्रोक्स में आने के चांसेस रहता है, एग्जैक्ट आने के चांसेस इस तरीके से रहता है। ये जो मेथड है ना अगला, इसीलिए तो हम लोग इसके आगे भी अगला मेथड की बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सेकेंड क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। कह रहा है कि चेक करके बताइए, क्या चेक करना है। कह रहा है चेक कीजिए a1/a2, b1/b2, c1/c2। इस तरीके से चेक करने का जो मैंने सिखाया था, कह रहा है वैसे ही चेक करके बताइए कि ये जो सवाल है तीन सवाल है, वो क्या है, किस टाइप का है, मतलब किस टाइप का है, मतलब वो इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। 3 तरह की चीजें हैं, बताना है। हमने बताया था इंटरसेक्ट कब करता है, जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो इंटरसेक्ट करता है। और अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो वो पैरेलल होगा। और अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तब वो कोइंसिडेंट होगा, एक दूसरे पर चढ़ जाएगा।
तो देखते हैं पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन इज 5x माइनस, तो यहां पे a1/a2 निकालो। a1 कितना है 5/7, b1/b2 निकालो -4/6, इसको काट छाट कर सकते हो, -2/3 हो जाएगा। तो यहां पे तो दिख गया भाई मेरे, क्या दिखा, a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2 के, देयरफॉर क्या है ये, देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो ये जो लाइन होगा वो इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे पे, क्रॉस, इस तरीके से। सेकंड यहां इधर है a1/a2, क्या रहा है, a1 ये है 9, a2 है 18, तो काट छाट करोगे ये आ गया 1/2, कॉमा b1/b2, b1 कितना है 3 और ये है 6, काट छाट करोगे ये भी आ जाएगा 1/2। ओ माय गॉड, दो बराबर आ चुका है, तीसरा तो चेक करना ही पड़ेगा। c1/c2 12/24, ओ माय गॉड ये भी आ गया, तीनों बराबर। देयरफॉर यहां क्या आ गया, a1/a2 आ गया, b1/b2 के बराबर आ गया, c1/c2 के बराबर आ गया। और जब ये होता है तब क्या होता है, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, एक दूसरे पे चढ़ चुका है लाइन्स। तो इसमें लिख देंगे देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। अब देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग हो गया, कोइंसिडेंट हो गया, एगो पैरेलल के उम्मीद है, देख लेते हैं शायद कहीं हो। चलो भाई तुम मिट जाओ, एक दिन हम भी मिट जाएंगे। ये तो मिटने के लिए ही पैदा हुए हैं, लेकिन ये जो हमारे लेक्चर्स है वो जीवन भर रहने वाला है। जब तक ये सिस्टम एक्टिव रहेगा इंटरनेट की दुनिया, तब तक ये वीडियोस लोगों तक पहुंचता रहेगा। मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मैं रहूंगा। ओके, सो चेकिंग द थर्ड वन। तीसरा सवाल है, चेक करो जरा इसमें a1/a2, 6/2 which is 3, again b1/b2 -3/-1 which is 3, c1/c2 10/9। ओ ये दो को बराबर आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 के, और जो कि ये बराबर नहीं है c1/c2 के। देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल, और एज वी नो दैट के पैरेलल लाइन्स जो होते हैं उनकी कोई कटिंग होता नहीं। अब कटिंग ही सॉल्यूशन होता है, अब कटिंग ही नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा, इसका मतलब। तो इस तरह के केसेस में इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं। और ये जो बाकी दो केस था वो कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, यहां भी वही काम करना है, लेकिन यहां सवाल का जवाब अलग ढंग से मांग रहा है। यहां पे कह रहा है बता देना कि क्या है, कंसिस्टेंट है कि नहीं ये बताना मेरे को, और बताना मेरे को कि वो इनकंसिस्टेंट है कि नहीं। ये दो चीजें हैं जो वो पूछ रहा है।
कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है कि नहीं, ये बताने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, इसमें तो हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं तो आराम से बता सकते हैं। तो पहला सवाल ये है, पहला सवाल, इसमें दो इक्वेशन है, ऊपर नीचे नहीं लिखा है, इसमें ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं है। यहां पे देखो a1/a2 क्या आ जाएगा, a1/a2 कितना आ रही है यार, a1 है 3, a2 है ये 3/2। ओके, b1/b2 क्या आ रहा है, b1 ये है 2 और b2 ये है -3। ओ माय गॉड, ये तो दोनों बराबर ही नहीं आ रहा है, तो आगे क्या चेक करना, a1/a2 बराबर नहीं आ रहा भैया मेरे b1/b2 के, तो क्या क्या होना चाहिए इसका आंसर, कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, हैव यूनिक सॉल्यूशन, वो पूछा नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूं, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, हैव यूनिक, यूनिक मतलब इक्के वो, यूनिक सॉल्यूशन। यस, तो ऐसा हो गया। दूसरा में देखो, दूसरा सेकंड क्वेश्चन, a1 कितना है, a1 डायरेक्ट निकालते हैं, a1/2 ये हो गया 2, a2 कितना हो गया 4, 1/2 आ गया, b1/b2 करो जरा, -3/-6 ये भी आ गया 1/2, एंड c1/c2, c1 इज 8, इधर रहेगा तो -8 हो जाएगा, तो -8 इसमें डालोगे तो इसमें भी -8 9 पड़ेगा, तो -8/-9, तो ये 8/9 आ गया। मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है c1/c2 के। इसका मतलब हुआ कि वो लाइन पैरेलल होगा, पैरेलल, a1/a2 बराबर नहीं। इस केस में क्या हो रहा है, सेकेंड केस में a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। ये उस दूसरा का ये इधर लिख दिया हूं, चलो समझ लेना। तो ये जो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो इसमें क्या होता है, इट इज कंसिस्टेंट एंड हैव, सॉरी इट इज नॉट कंसिस्टेंट। यहां पे क्या लिखाएगा, यहां पे लिखा जाएगा वही, इट इज इनकंसिस्टेंट। यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, therefore it is inconsistent। इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ मीन्स नो सॉल्यूशन, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं। तो वैसे ही यहां पे भी देख कर लेते हम लोग, थर्ड में भी वही करेंगे। टोटल 5 सवाल है, चलो 2 हो गया। हम लोग थर्ड में भी वही करने वाले हैं, फोर्थ में भी वही करेंगे, फिफ्थ में भी वही करेंगे, सब में वही करना है। इतना कर लिए कि अब करने का मन नहीं करता, लेकिन करेंगे, थकना मना है। थर्ड, a1 है 3/2 और a2 है 5/3, तो a1/a2 जब आप करेंगे तो ऊपर लिखेगा ऐसे 3/2 और नीचे दिखेगा ऐसे, ये है ना a1 ये, a2 ये है 9, सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/18, और सोल्व करोगे तो 1/6 पे आके कट जाएगा ये। अगेन b1/b2 करो, b1 कितना है 5/3, b2 कितना है -10। एक तो लक्षण देख के लग रहा है कि नहीं होगा ये, मतलब बराबर,
तो ये आ रहा है माइनस में 5/30, काटोगे तो -1/6। ओहो हो, थोड़ा से मिस कर गया, माइनस आ गया इसमें, नहीं तो बराबर होने वाला था। तो यही बराबर नहीं हुआ तो आगे क्या चेक करें, बस यहीं पे लिख देंगे A1/A2 बराबर नहीं आया भैया मेरे B1 और B2 के, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट, it is consistent and have unique solution, have unique solution। ये कंसिस्टेंट है और इसका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे चलते हैं। तो तीसरा भी हो गया, चौथे नंबर पे चलो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसमें भी वही करेंगे हम लोग। A1/A2 कितना, A1 5, A2 कितना है, यहाँ पे -10, ये आ जाएगा -1/2। B1/B2 कितना है, B1 -3 और B2 कितना है 6, ये भी -1/2। चलो यहां तो बराबर आया है। C1/C2 करके देखो, C1/C2, C1 इज -11, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, चाहे 11 भी लिख सकते हो, तो उधर भी वैसे ही करो। फिर अगर इधर बराबर के उस तरफ ही लेना है तो उधर भी लो ऐसे ही, तो कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं, क्यों 75 रंग का चीज माइंड में रखें। तो -11 हो जाएगा और ये /22, तो ये भी आ जाएगा -1/2। ओ माय गॉड, यहाँ पे आ गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट, therefore it is consistent and have infinitely many solution, have infinitely many solution, infinitely many solutions। तो थर्ड भी हो गया। फोर्थ पे आ जाओ अब। फोर्थ क्वेश्चन, दो और है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ इधर है। अच्छा, फोर्थ हो गया ना, थर्ड फोर हो गया, फोर भी हो गया, ये फिफ्थ है। ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर सवाल। ये है 4A1/A2 करोगे तो ये है 4/3 और A2 है 2, 4/3 और ये 2, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। ये 2 से 4 काट दिए 2 मरतबे, ये बाई में आ गया तो 2/3 बन गया। B1/B2 करो, B1 कितना है 2 और B2 कितना है 3, तो ये 2/3, ये भी 2/3। अच्छा, C1/C2 करो, C1 इज -8, इधर आके यूज कर रहे हैं, ये हो जाएगा -12। इसको सोल्व करोगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 दूना 4 तिहाई 12, माइनस से माइनस कट गया। तो इस तरीके से यहां पे भी A1/A2 2/3, 2/3, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2/3, सभी बराबर आ रहा है। यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ गया। देयरफॉर
it is consistent and have infinitely many solutions. Infinitely many solutions. तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके। तो ये सवाल भी हो गया। अब आ जाओ अगले सवाल पे, फोर्थ। इसमें क्या करना है भाई, चार चार सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कह रहा है कि ये जो सवाल दिए गए हैं चार, उसमें से पहले चेक कर लो किसका सॉल्यूशन है किसका सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। जो जो कंसिस्टेंट होगा ना उसको ग्राफ से सोल्व करना, ग्राफ से। ओके, पहले चेकिंग कर लेते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका चेकिंग करो जरा। यहां पे a1 बाई a2 करोगे तो ये कितना है, a1 बाई a2 करोगे अगर तो यहां 1 है और यहां 2 है, 1 बाई 2। b1 बाई b2 करोगे अगर, इसी में पहले में b1 भी 1 है और b2 जो है वो 2 है, तो यहां भी दोनों बराबर आ गए। तीसरा चेक करना मजबूरी हो गया, c1 बाई c2 करो जरा। c1 इज 5 माइनस 5 या 10 कर सकते हो, या 5 एंड 10, तो ये भी आ गया 1 बाई 2। ओ माई गॉड, यहाँ पे क्या दिखा, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, ऐसा आ गया। तो इसके तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। इसके सॉल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे भाई, इनफाइनाइट है, इस जन्म में तो ना निकाल पाओगे। एक आध होता, एक दो होता तो निकाल लेते, ये तो इनफाइनाइट है तो क्या करेंगे, नहीं निकाल सकते। ज्यादा से ज्यादा हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। और मजे की बात बताऊं, जब ग्राफ बनाओगे ना तो दो गो इक्वेशन है लेकिन ग्राफ वही बनेगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ नजर आएगा वो। अरे एक्चुअल में एक गो इक्वेशन है, वो तेज बन रहा है, वो उसी को ना गुना कर दिया दोनों में और नया इक्वेशन बना दिया। देखो यहाँ पे इसमें गुना कर दिया 2 से, ये जो सवाल है ना इसमें 2 से गुना कर दिया। एक ही इक्वेशन को 2 बार लिख दिया, 2 से गुना कर दिया। कोई 3 से गुना कर देगा तो 3 गो इक्वेशन हो जाएगा, कहेगा तीनों अलग अलग है, ऐसा थोड़ी होता है। वही है, जब भी ऐसा कंडीशन आएगा समझो इक्वेशन सेम है, क्या किया इक्वेशन में दोनों तरफ किसी खास वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे इसमें 2 से गुना करो दोनों तरफ तो ये चीज बन जाएगा 2x प्लस 2y प्लस बराबर 10। 3 से भी कोई कर सकता है, 3x प्लस 3y बराबर 15 हो जाएगा, तो अलग इक्वेशन थोड़ी होगा, वो वही इक्वेशन होगा। तो समझो कि जब भी ऐसा सवाल आए जिसमें a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो, समझ जाना कि एक ही इक्वेशन है, तो एक ग्राफ बनेगा, दूसरा का भी वही, पहला का भी वही। तो इसमें तुम ज्यादा से ज्यादा एक ग्राफ बना के दिखा सकते हो, बोला है तो ग्राफ बना लेते हैं इस तरीके से। ग्राफ इसका बना सकते हो। x0 रखो तो y कितना आ रहा है 5, 1 2 3 4 5। x0 then y is 5, y0 then x is 5, 1 2 3 4 5, so x is 5, y is 0. Draw a line through these 2 points. So this is, यहां पे आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं which is x plus y is equal to 5। चूंकि आपने दोनों ग्राफ इसी पे बना के रखा है तो दूसरा भी नाम दे देना। तुमको ना मालूम है कि दोनों एक ही ग्राफ है और एक ही बनेगा, लेकिन वो तो जानना चाहता है कि दूधू को हम दिए थे तुमको, तुम एक को बनाया है, नंबर काट लेंगे। बोला नहीं काटिए नहीं सर, हम दूसरा भी लिख देते हैं इस पे, आप चिंता मत कीजिए। 2x प्लस 2y बराबर 10 का भी यही ग्राफ है। जब आप इसमें x0 डालिएगा y निकालिएगा तो यही आएगा।
जब वाई जीरो डालोगे एक्स निकालोगे तो यही आएगा, मतलब पॉइंट बा वही आएगा, लाइन भी वही आएगा। तो इस तरीके से पहला सवाल हो गया। अब आ जाओ दूसरे पे, इसको मिटा देते हैं भैया, अब इसकी जरूरत खत्म हो गई। तो इस तरीके से सेकंड पे चलते हैं, अब इसको भी मिटा देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं रही हो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो है x माइनस वाई, इसमें भी निकाल के देखो। पहले तो वही करते हैं ना हम लोग, थर्मामीटर लगा के चेक करते हैं। तो ये x है 1, x के साथ यहाँ पे 1, x के साथ यहाँ पे 3, तो ये 1/3। b1 बाई b2 निकालो, b1 इज -1 and b2 is -3, so it also comes out to be it comes out to be +1/3, कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर आ रहा है। यहाँ पे भी हमको c1/c2 निकालना ही पड़ेगा। सो c1/c2 8/16 विच कम्स आउट टू बी 1/2। तो यहाँ पे a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 के, विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2, देयरफॉर इट इज पैरेलल, इट हैज नो सॉल्यूशन, इट इज इनकंसिस्टेंट। पैरेलल वाला केस आ गया। पैरेलल में सॉल्यूशन कहां होता है? कटिंग होता है तब सॉल्यूशन होता है ना, तो कटिंग तो है नहीं, नो सॉल्यूशन, तो इसमें क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर सेकंड नंबर है, therefore it is inconsistent। तो इनकंसिस्टेंट है तो सोल्व भी नहीं करना है, ग्राफ नहीं बनाना है। दूसरा हो गया। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा a1/a2, a1 कितना है 2, a2 कितना 4, कितना हो जाएगा ये 1/2। ओके, b1/b2, b1 कितना है 1, b2 कितना है -2, -1/2 आ गया। ये तो यही बराबर नहीं है भाई मेरे, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के। देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है, मतलब इसका सॉल्यूशन होगा, वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। देखना चाहेंगे सॉल्यूशन? हाँ सर दिखाइए ना प्लीज। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन तो होगा, क्या होगा सॉल्यूशन? तो इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाया जाए, डालो जरा इसमें x0 डालो, y आ गया 6, 1 2 3 4 5 6, x0 y6, y0 x3, 1 2 3, x3 y0। अब इसको मिला दो, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया भाई, ग्राफ में बनाओगे तो सही से बनेगा, हल्का सा इधर उधर हो गया। उसके बाद ये है x0 डालो, x0 तो y आ गया -2, x0 डाल के y निकालोगे तो y -2 आ जाएगा, तो -2 इधर होगा, x0 y -2, और y0 तो x1, y0 तो x1 इधर आ रहा है, x1 y0, x1 y0 तो आ रहा है 0, यस। तो ये 2 पॉइंट है, इसको मिला दो तो कुछ इस टाइप से ग्राफ आ रहा है। और ये जो कटिंग पॉइंट आ रहा है वो देखने में लगभग 1 2 के करीब आ रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 2 2 4 2 6, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। x की जगह पे 2, y की जगह पे 2 डालो तो 0 आ रहा है, इसमें भी डालो x2 4 दूना 8, y2 -4, तो 8 में 4 गया तो 4 माइनस, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, एकदम सही लग रहा है। ये 2 के करीब है। ये जो कटिंग पॉइंट है, ये जो कटिंग पॉइंट आया
दिस कटिंग पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 and 2 है, मतलब ग्राफिकली सोल्व किए तो कटिंग पॉइंट आया 2 और 2। मैंने इसमें क्रॉस चेक भी किया है, वो 2 2 इसमें भी डाला तो LHS RHS बराबर मतलब सही है, इसमें भी डाला LHS RHS बराबर मतलब सही है, तो इसका मतलब है वो ग्राफ सही है। चलिए अब लास्ट चौथा नंबर सवाल चेक कर लेते हैं जरा। फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन तक का हो चुका है, फोर्थ में आ जाइए अब। फोर्थ क्वेश्चन, okay, so the fourth question is a1 by a2 करो जरा, a1 by a2 तो ये हो गया 2/4 विच इज 1/2। अगेन b1 by b2, b1 by b2 -2 by -4, it comes out to be 1/2। c1 by c2 -2, -5, ये तो 2/5 आ गया मेरे भाई। इसका मतलब है कि ये पैरेलल है, a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के और बराबर नहीं आ रहा है c1/c2 के, देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट, इट इज इनकंसिस्टेंट, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। 5, पांचवा नंबर सवाल कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन है, वो गार्डन है, गार्डन है रेक्टेंगल टाइप का, ऐसा कुछ एक रेक्टेंगल टाइप का गार्डन है। अच्छा ये क्यों करे भाई, जब हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे शेप हैं जो हम ले सकते हैं। सपोज दिस इज द रेक्टेंगुलर गार्डन, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। आप इसमें चाहे तो कुछ कुछ नाम दे सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, नाम की क्या जरूरत है यहाँ पे। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter। लेंथ एंड विड्थ इसका पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे। ये हम मान लेते हैं x और ये हो जाएगा y, तो x और y लंबाई चौड़ाई मान लिए। क्वेश्चन का कहना है कि हुज लेंथ मतलब ये लंबाई, हम तो अपना हिसाब से मान लिए हैं, लेकिन उसके हिसाब से क्या कह रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर, लंबाई 4 मीटर ज्यादा है, देन इट्स विड्थ चौड़ाई से, मतलब x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ये जो है x वो y से 4 ज्यादा है, x इज इक्वल टू क्या होगा y प्लस 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x इज इक्वल टू y प्लस 4, बोले तो x माइनस 4, सॉरी x माइनस y इज इक्वल टू 4, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और कुछ है, its width is 36, half the perimeter of the rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is, अच्छा हाफ पेरीमीटर का आधा जो है ना वो है 36, अब वो बाकी लेंथ ब्रेथ में वो कनेक्शन था ऐसा, और पेरीमीटर का आधा जो है 36 है, तो पेरीमीटर क्या होगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, ऐसे इस सबको लंबाई का नाप के जब जोड़ लोगे ना तो जो आएगा वो पेरीमीटर होगा। तो 2 टाइम्स देखो x 2x 2y, 2x प्लस 2y को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तो ये पेरीमीटर है, लेकिन इसका आधा कह रहा है ऐसे, हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36, मतलब ये दूसरे दूसरे कटिए जाएगा, तो कुल मिला के ये बन गया x प्लस वाई बराबर 36, ये दूसरा इक्वेशन आ गया।
उसके बाद कह रहे फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। गार्डन का डायमेंशंस मतलब वही, ये जो हम माने थे यही था डायमेंशन। डायमेंशन मतलब क्या, वो लेंथ ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ निकालना है, तो यहां से इसका भी आप ग्राफ बना के निकाल सकते हैं, लेकिन हम अगले वाले मेथड का कुछ झलक यहां देना चाहते हैं। अगला वाला जो मेथड है इसमें हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं अलजेब्रिक तरीके से। यहां पे हम थोड़ा सा हल्का सा आइडिया देना चाहेंगे। 1+2 करो जरा, विशेष आइडिया अगले थ्योरी में मिलेगा आपको। इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, तो इधर जोड़ोगे तो x 2x हो जाएगा, और ये y माइनस वाई प्लस वाई तो कट जाएगा। जोड़ रहे हैं ना, तो ये 2x और ये कट गया, इधर 36 4 40, 36 + 4 40, तो x बराबर आ गया 20। ओ माय गॉड, ये तो धड़ाम से निकल गया सर, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। वो फालतू का हम लोग बड़ा लंबा चौड़ा ग्राफ बनाते थे, अंदाजा पता नहीं इधर उधर हो गया तो पॉइंट भी इधर उधर हो जाता था, तो यही वाला बड़ा ज्यादा बढ़िया है सर। हाँ, हमको भी यही बढ़िया लगता है, वो ग्राफ बनाने वाला लोचा है थोड़ा सा उसमें। हालांकि हम तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत कम है और रिजल्ट बढ़िया है इसमें। यस, तो x निकल गया। अब जब x निकल गया तो किसी भी इक्वेशन में डालो, इसमें डालो, इसमें डालो, किसी में डालो, y का वही वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू आएगा। तो किस में डाल दे, इसी में डालते हैं, छोटा सा वैल्यू है, छोटा सा। पुट द वैल्यू ऑफ x था ना, x इज टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डालो, तो x के जगह पे तुम डाल दोगे 20 माइनस वाई बराबर 4, y इधर 4 इधर, तो 20 माइनस 4 बराबर y, तो y बराबर हो गया 16 4 20। ओ माय गॉड, समझ में आ गया। ये जो पहली था इसमें ये 20 होगा, और ये जो होगा ये 16 होगा। इसका पेरीमीटर निकालो तो कितना आ रहा है, 20 30 36 दूना 72। इसका पेरीमीटर टोटल आएगा 72, आधा करोगे तो 36 चाहिए था, आ रहा है। अब और क्या कह रहा था, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है। सही बात है, चौड़ाई 16 लंबाई 20, चौड़ाई से 4 ज्यादा नहीं है। हाँ, तो पहली है, ये सब पहली है, बुझना रहता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशंस, ये दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। एक इक्वेशन दे रखा है, उसका गिवन इक्वेशन है गिवन इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। उसके बाद कह रहे हैं राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। कह रहा है कि अब आप तो बहुत पढ़ लिए, बहुत बना लिए सवाल, अब तो आपका दिमाग का ढक्कन खुल गया होगा। तो एक काम कीजिए, बताइए इस एक इक्वेशन ये है तो दूसरा का क्या होना चाहिए, दूसरा इक्वेशन, ताकि जब हम उसको चेक करें पुराना नियम कानून से तो इंटरसेक्टिंग में फिट हो जाए, दूसरा पैरेलल में फिट हो जाए और कोइंसिडेंट में फिट हो जाए। तो पहला का आंसर क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट करेगा तो हमको कुछ ऐसा सेटिंग करना पड़ेगा दूसरा इक्वेशन में कि वो a1/a2 करे, b1/b2 करे, तो दोनों बराबर नहीं आए। तो ये 2 है 3 है, तो दूसरा इक्वेशन ये a1 b1 c1 हो गया। अब a2 क्या होना चाहिए, मान लो हम ऐसा कर लेते हैं 3x + 2y, इतने में तो काम हो जाएगा, इतना में काम हो जाएगा। देखो a1/a2 2/3, b1/b2 3/2, बराबर ही नहीं है, मतलब इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। तो पहला का आंसर यही हो गया, लाइंस लिखना था बस। दूसरा पैरेलल हो जाए, तो पैरेलल हो जाए तो पूरा लिख दो ना, गुना कर दो ना, इसमें सीधे गुना कर दो, 2 से 3 से 4 से, दूसरा इक्वेशन नजर आएगा, उसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो रहा होगा, तो पैरेलल होगा वो। अच्छा, कॉन्सिडेंट हो जाएगा, पैरेलल है, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, तो 2 को बराबर होना चाहिए, तो 2 को सेम रखो। फिर 2x प्लस तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, ये दोनों सेम है तो डिवाइड करोगे तो 1
2/2 1, 3/3 1, मतलब a1/a2 बराबर आ जाएगा b1/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं आना चाहिए c1/c2 के। तो c1 -8 है, तो यहां कुछ और कर लो, चलो 10 कर लेते हैं, बराबर नहीं आएगा। दो बराबर आएगा, तीसरा नहीं आएगा बराबर। थर्ड इक्वेशन कौन साइड करना चाहिए, तो सेम टू सेम गुना करके लिख दो, 2 से या 3 से या 4 से किसी एक से गुना कर दो, पूरे में सेम ही इक्वेशन रहेगा, बस कोइंसिडेंट में यही तो होता है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यही 3 आंसर है। ध्यान देना, इस सवाल के और भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर वो अपने मन से बोला देने के लिए, तो हर स्टूडेंट अपने हिसाब से आंसर दे सकता है। इसका आंसर शायद बुक में नहीं दिया होना चाहिए। हाँ, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, सॉरी ग्राफ ड्रॉ करना है इस इक्वेशन का, दो इक्वेशन है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल्स formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। अच्छा, कह रहा है कि पहले आप ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाइएगा ना तो उसमें एक ट्रायंगल टाइप का नजर आएगा, उस ट्रायंगल का कुछ वर्टेक्स होगा 3 गो, वो तीनों बताना है। तो सबसे पहले तो हम लाइन की ड्राइंग करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ है x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस इसको सोल्व करो जरा, दो इक्वेशन है। x0 डालो तो कितना आएगा y1, x0 डालेंगे तो y आ जाएगा 1, 1/3 यूनिक सोल्यूशन आ रहा है इसका। जब मैंने a1/a2 और b1/b2 चेक किया तो a1/a2 बराबर नहीं आ रहा है b1/b2 के, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन ऐसा कुछ इंटरसेक्ट कर रहा होगा इस तरीके से। यस, तो एक पॉइंट आया y0 तो x0 तो y1, y0 तो x माइनस 1, इधर कहीं आ रहा है x माइनस 1 y0। अब इस दोनों को मिला के एक लाइन खींच सकते हैं ऐसे। उसके बाद है 3x प्लस 2y माइनस 12, x0 डालो तो y आ जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6, x0 डालो तो y आ गया 6, और y0 डालो तो x आ गया 4, 1 2 3 4, x4 एंड y0। तो इस दोनों को अगर दिखाओगे तो ऐसे आएगा। इसकी कटिंग कुछ यहां आ रही है और ये देखने से ऐसा लग रहा है 1 2 1 2 3, 2 और 3 कुछ ऐसे आ रहा है, x2 y3 आ रहा है। देखते हैं x2 y3, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको सोल्व करके आ रहा है x2 और y3, देखो ना ये इसके सामने सामने 1 2 और ऊपर जाओगे तो 1 2 3, x2 और y3 आ रहा है। इसमें डाल के सेटिस्फाई भी कर रहा है, x की जगह पे 2 डालो और y की जगह पे 3, तो 2 माइनस 3 प्लस 1, तो 2 1 3, 3 माइनस 3 0। इसमें भी डालो x2, 3 दूना 6, यहाँ डालो 3 दूना 6, 6 6 12, 12 में से 12 गया 0। एकदम सही बना है, एकदम सही बना है। और कुछ है, हाँ एक ट्रायंगल टाइप का बना तो है इसमें। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 3। तो ये एक आंसर हुआ। ये भी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, इसको शेड भी करने बोला है, इसे इसको शेड भी करने के लिए बोला है। तो इस तरीके से शेड करना है और ये जो वर्टेक्स है, इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक ये। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस आर, ए का कोऑर्डिनेट, इसका कुछ नाम दे दो बी सी, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 3
बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -10, सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 40। यही आंसर, बस इतना ही कह रहा था। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाए हैं सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है तब आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, सर्च करेंगे सर जी, SIRZEE, तो मिल जाएगा। इसके आगे अगर आप .com लगा देते हैं तब तो डेफिनेटली मिलेगा। किसी भी ब्राउजर में जाके आप सरजी.com सर्च कर सकते हैं। आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8877769977 पे। तो रहने देते आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।